अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के जल संसाधन के बारे में बता रही हूँ, जिसमें मैं आप सभी को कल सोन गंगा अफवाह तंत्र जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में आता है बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ। तो आज मैं आप सभी को इसी क्रम में गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में बताने वाली हूँ। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने तो छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र के बारे में बताना जब स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले तो उत्तरी भाग को बताई हूँ, फिर अब तो मुझे मध्य वाले भाग को बताना चाहिए। लेकिन चूंकि मध्य भाग में महानदी अफवाह तंत्र पड़ता है। कौन सा? महानदी। जैसा कि नाम ही बहुत बड़ा है महानदी, वैसा ही ये अफवाह तंत्र भी बहुत ही लॉन्ग है और साथ ही हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो उसको बताने के लिए मुझे कम से कम 2 वीडियोस तो आप सभी के लिए बनाना ही पड़ेगा। तो इसके पहले मैं आप सभी को दक्षिणी हिस्से में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में जो अफवाह तंत्र पड़ता है, कौन सा? गोदावरी अफवाह तंत्र, उसको बता रही हूँ क्योंकि ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल से महानदी अफवाह तंत्र बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए अपना टॉपिक गोदावरी अफवाह तंत्र स्टार्ट करती हूँ। और ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महानदी अफवाह तंत्र इम्पोर्टेंट है, लेकिन चूंकि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं तो उस हिसाब से उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लेकिन गोदावरी अफवाह तंत्र हो या सोन गंगा अफवाह तंत्र हो, ये दोनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो गोदावरी अफवाह तंत्र है उसका जो ढाल है, ढाल मीन्स बहने की दिशा, वो किस ओर है? दक्षिण की ओर है। कौन से डायरेक्शन में है? दक्षिण के डायरेक्शन में है। ओके फ्रेंड्स, और जैसा कि मैं कल भी आप सभी को अपने पहले वीडियो में बताई थी जल संसाधन वाले, कि जो गोदावरी अफवाह तंत्र है उसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 28.62% मीन्स 28.62% हिस्से में आता है या फिर एरिया में आता है। क्या आता है? गोदावरी अफवाह तंत्र मीन्स ये जो गोदावरी अफवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ के 28.62% एरिया में फैला हुआ है और ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है महानदी अफवाह तंत्र और दूसरे नंबर पर है गोदावरी अफवाह तंत्र। और कितना प्रतिशत? 28.62%। ओके फ्रेंड्स, और जैसा कि नाम क्या है? गोदावरी अफवाह तंत्र। तो मैं आप सभी को बताई थी कि किसी भी अफवाह तंत्र का नाम उसके मुख्य नदी के नाम पर रखा जाता है। तो गोदावरी अफवाह तंत्र में मुख्य नदी कौन सी हुई फ्रेंड्स? गोदावरी नदी हुई। और ये जो गोदावरी नदी है, कौन नदी? गोदावरी नदी। इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में नासिक में एक पहाड़ी है त्रयंबकम। कौन सी? त्रयंबकम। इसी त्रयंबकम पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ से? गोदावरी नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकम की पहाड़ी से। और ये जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण की ओर बहती है, अर्थात इसका जो ढाल होता है वो दक्षिण की ओर होता है। और फिर अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जो गोदावरी अफवाह तंत्र है उसका विस्तार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी एरिया में है और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से को दंडकारण्य के पठार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पठार? दंडकारण्य का पठार। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये जो गोदावरी नदी है, कौन सी नदी? गोदावरी नदी। वैसे तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में मेनली इसकी 2 सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी, जो कि गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब सभी याद रखिए कि जो इंद्रावती नदी है वो गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसके बाद है सबरी नदी या फिर कोलाब नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी या फिर कोलाब नदी। और ये जो सबरी नदी है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है। किसके किसके बीच? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच। और मैं ये सब आप सभी को बता चुकी हूँ जब मैं आप सभी को प्राकृतिक प्रदेश का विभाजन बता रही थी, मीन्स छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन बता रही थी, तब मैं आप सभी को ये बता चुकी हूँ। इसलिए आप सभी मेरा पिछला वीडियो भी जरूर देखिए। आप सभी जब लाइन टू लाइन
वीडियोस देखेंगे तब आप सभी को छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आप सभी के स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ का मैप शो हो रहा है, जिसमें गोदावरी अपोहा तंत्र को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। तो आप सभी मैप को देखते रहिए। मैं मैप के थ्रू आप सभी को एक एक नदी बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे से बताते जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंद्रावती नदी से, क्योंकि इंद्रावती गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसलिए हम सबसे पहले इंद्रावती नदी के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए जो इंद्रावती नदी है, आप सभी को मैप में दिखाई दे रहा होगा कि जो इंद्रावती नदी है उसका उद्गम या उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। ये उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा का एक जिला है कालाहांडी। क्या नाम है? कालाहांडी। वहां पे एक पर्वत है। क्या है? पर्वत। क्या नाम है उसका? मुंगेर। मुंगेर नाम का एक पर्वत या पहाड़ी है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में, और तहसील वैसे धर्मगढ़ है, ये नहीं पूछेगा, फिर भी आप सभी याद रख लीजिए। और तहसील है धर्मगढ़। वहां पे मुंगेर पर्वत है और वहीं से निकलती इंद्रावती नदी, और वहां से निकलकर ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में बहती है। और इस इंद्रावती नदी को दंडकारण्य के पठार का या बस्तर संभाग का जीवनदायिनी नदी कहते हैं, या फिर जीवन रेखा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर संभाग का या फिर दंडकारण्य के पठार का जीवन रेखा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रेखा नदी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। ये जो इंद्रावती नदी है फ्रेंड्स, आप सभी मैप में देखिए, इसके किनारे 3 शहर स्थित हैं। मैं जो भी फैक्ट्स आप सभी को बता रही हूँ, एक एक फैक्ट्स बहुत ही ध्यान से सुनिए और याद करते जाइए। सब कुछ इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है, तभी मैं आप सभी को ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ। तो सुनिए, ये जो इंद्रावती नदी है, इसके किनारे 3 शहर स्थित हैं। अगर हम बस्तर में देखें तो जगदलपुर, अगर हम दंतेवाड़ा में देखें तो बारसूर। एक बार फिर से सुनिए, बस्तर में जगदलपुर, दंतेवाड़ा में बारसूर, और जो जिला है बीजापुर, वहां पर है भोपालपट्टनम। या भोपालपट्टनम, बीजापुर जिले का भोपालपट्टनम। ये तीनों शहर जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम इंद्रावती नदी के किनारे बसे हैं या फिर स्थित हैं। अब चूंकि मैं कौन कौन सा जिला बताई, जगदलपुर बताई बस्तर में, बारसूर बताई दंतेवाड़ा में, और भोपालपट्टनम बताई बीजापुर में, तो ये जो इंद्रावती नदी है वो छत्तीसगढ़ में इन तीनों जिलों से होकर गुजरती है। देखिए कितना आसान हो गया। मैं आप सभी को पहले ये बताई कि कौन कौन से शहर स्थित है इसके किनारे, और ये जो शहर है वो जिस जिस जिले में स्थित है उसी उसी जिले से इंद्रावती जो नदी है वो होकर बहती है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। पहला जिला है बस्तर, दूसरा जिला है दंतेवाड़ा, तीसरा जिला है बीजापुर। ओके फ्रेंड्स, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो इंद्रावती नदी है, आगे क्या है? जो इंद्रावती नदी है वो 264 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 264 किलोमीटर लंबी है, और ये छत्तीसगढ़ की तीसरी लंबी नदी है। कितने नंबर की? छत्तीसगढ़ के तीसरी लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ की तीसरी लंबी नदी है। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी आता है, ठीक है, फिर दूसरे में महानदी, फिर तीसरे में आता है इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है? 264 किलोमीटर। आप सभी को याद रहेगा। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वैसे कि महानदी जब बहुत लंबी नदी है तो वो कैसे सेकंड में आ गया। वो मैं आपको जब महानदी अपोहा तंत्र बताऊंगी ना तब बताऊंगी। अभी थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं, ठीक है, तभी तो आप सभी को इंटरेस्ट होगा ना महानदी अपोहा तंत्र पढ़ने में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है ये जो इंद्रावती नदी है। क्या ये जो इंद्रावती नदी है आप सभी मैप में देख रहे होंगे, ये गोदावरी में विसर्जित होती है, मीन्स गोदावरी नदी से जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? ये भद्रकाली के समीप, भद्रकाली भी बोलते हैं या फिर भद्रकाली भी कहते हैं इसे, इसके समीप बीजापुर में गोदावरी नदी से मिल जाती है।
ठीक है, गोदावरी नदी से मिल जाती है। अब आगे देखते हैं, ये जो इंद्रावती नदी है, आप सभी मैप में देखिए, ये जो इंद्रावती नदी है इसकी सहायक नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है या फिर दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला उत्तर की ओर की नदियां और दूसरा दक्षिण की ओर की नदियां। मीन्स जो नदी इंद्रावती नदी में ऊपर से आकर मीन्स उत्तर की ओर से आकर मिलती है उसे इंद्रावती की उत्तरी सहायक नदियां कहते हैं, और जो नदी इंद्रावती के दक्षिण की ओर से आकर मिलती है उसे इंद्रावती की दक्षिणी सहायक नदियां कहते हैं। आपके मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखिए उत्तरी सहायक नदियां हैं कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। क्या क्या? कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। आपके मैप में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। फिर दक्षिणी सहायक नदियां हैं तालपेरू, चिंताबागू, नंदीराज, डंखनी, शंखनी। तालपेरू, चिंताबागू, नंदीराज, डंखनी, शंखनी। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर आगे बताती हूँ मैं आप सभी को। जैसा कि मैं आप सभी को जो भी नदी पढ़ा रही हूँ उसका जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात है वो भी बता रही हूँ। तो जो इंद्रावती नदी है उस पर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकोट जलप्रपात। कौन सा? चित्रकोट जलप्रपात। और ये जो चित्रकोट जलप्रपात है वो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात। इसलिए इस चित्रकोट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहते हैं। किसका न्यागरा कहते हैं? छत्तीसगढ़ का नहीं कहते हैं ना, भारत का न्यागरा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, किसका न्यागरा कहते हैं? भारत का न्यागरा कहते हैं, क्योंकि ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है। एक्चुअली में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भारत का न्यागरा क्यों कहलाता है? क्योंकि न्यागरा नाम का एक जलप्रपात है। क्या है? न्यागरा नाम का एक जलप्रपात है जो कि विश्व में सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, विश्व में सबसे चौड़ा जलप्रपात है जिसका नाम है न्यागरा। इसलिए भारत में जो भारत का जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकोट जलप्रपात, इसको भारत का न्यागरा कहते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि न्यागरा क्यों कहते हैं। क्योंकि न्यागरा विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और चित्रकोट जो है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसलिए चित्रकोट को भारत का न्यागरा कहते हैं। ओके, चलो अब आगे चलते हैं दूसरी नदी पर। अब दूसरी कैसे नदी जाएंगे? मीन्स अब हम देखेंगे इंद्रावती की सहायक नदियों के बारे में। क्या देखेंगे? इंद्रावती की जो सहायक नदियां हैं, उत्तरी सहायक नदियां वो कहाँ से निकलती हैं और दक्षिणी सहायक नदियां कहाँ से निकलती हैं। मीन्स इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अभी अपने मैप में देखिए फ्रेंड्स, कोटरी नदी दिखाई दे रही है। कोटरी नदी जो कि कहाँ से निकल रही है? ये मोला तहसील राजनांदगांव जिले से निकल रही है। राजनांदगांव जिले के मोला तहसील से निकल रही है। मीन्स इसकी उत्पत्ति जो है या फिर उद्गम ये कहाँ से हो रहा है? राजनांदगांव जिले के मोला तहसील से हो रहा है। और ये 135 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 135 किलोमीटर लंबी है। लंबाई जरूर याद रखिए, क्योंकि कभी कभी एक और लंबाई दे दिया रहता है और दूसरी ओर नदियों के नाम और मैच करने के लिए कहता है। तो आप सभी को नदियों के नाम याद होने चाहिए। तो कोटरी नदी की लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो कोटरी नदी है वो इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है? कोटरी नदी इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं दूसरी सहायक नदी पर। और ये जो कोटरी नदी है वो आप सभी को मैप में दिखाई दे रहा है कि ये जो कोटरी नदी है वो गोदावरी नदी की उत्तरी सहायक नदी है। कौन सी सहायक नदी है? उत्तर की ओर से आने वाली सहायक नदी है। अब देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिसे मैं आप सभी को बता देती हूँ कोटरी नदी के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो कोटरी नदी है ना फ्रेंड्स, इसका संगम बीजापुर में इंद्रावती के साथ होता है। आप सभी के मैप में दिखाई दे रहा है जो कोटरी नदी है वो बीजापुर के पास इंद्रावती के साथ मिल रही है। साथ ही इस कोटरी नदी में बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। बालू मीन्स रेत।
जो कोटरी नदी है उसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। और ये जो नदी है उसे परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी? परलकोट नदी। कौन सी नदी? परलकोट नदी भी कहते हैं किसको? कोटरी नदी को। तो आप सभी को पूछा जा सकता है कि कोटरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी याद रखिए कि कोटरी नदी को परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? परलकोट नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट था। अब देखिए दूसरी इम्पोर्टेंट नदी जो कि उत्तर की ओर से आकर इंद्रावती नदी से मिलती है, वो है नारंगी नदी। आप सभी मैप में देख रहे होंगे नारंगी नदी, ये कोंडागांव जिला से निकलकर चित्रकूट जलप्रपात के समीप नारंगी नदी जो है वो इंद्रावती से मिल रही है। और ये कोंडागांव में कहाँ से निकलती है? माकड़ी नामक स्थान से निकलती है। जो नारंगी नदी है वो कोंडागांव जिले में माकड़ी नामक स्थान से निकलती है और चित्रकूट जलप्रपात के निकट इंद्रावती नदी से जाकर मिल जाती है। अब आगे देखते हैं अगली नदी के बारे में। तो आप सभी को मैं बताई कि जो डंकनी शंखनी नदी है, कौन सी नदी? डंकनी शंखनी नदी, ये इंद्रावती की दक्षिणी सहायक नदी है। अब मैं इसके बारे में आप सभी को थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। तो ये जो नदी है, कौन सी नदी? डंकनी शंखनी नदी। ये जो डंकनी शंखनी नदी है उसमें ये जो वैसे तो दोनों ही बहुत ही प्रदूषित है, लेकिन जो शंखनी नदी है वो छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी? शंखनी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है, शंखनी नदी। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो शंखनी नदी है उसका उद्गम होता है नंदीराज पर्वत या फिर नंदीराज शिखर बोल सकते हैं, क्योंकि जो नंदीराज है वो बैलाडीला पहाड़ी की चोटी है। तो चोटी मीन्स पीक, चोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीक, और चोटी को हिंदी में शिखर भी कहते हैं। ठीक है। तो बैलाडीला पहाड़ी की जो शिखर या पीक है नंदीराज, वहां से निकलती है शंखनी नदी। ठीक है। और ये कहाँ है? दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। फिर है डंकनी नदी। ठीक है, दोनों के एक साथ बता रही हूँ मैं। तो ये जो डंकनी नदी है उसका उद्गम होता है डांगरी डोंगरी पहाड़ी से। ये भी बैलाडीला पहाड़ी में ही स्थित है, डांगरी डोंगरी पहाड़ी। तो ये जो डांगरी डोंगरी पहाड़ी है ये भी, अब चूंकि दोनों ही एक ही जगह है, बैलाडीला पहाड़ी और डांगरी डोंगरी पहाड़ी, तो ये भी दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? दंतेवाड़ा जिला। ठीक है। अब मैं दोनों को साथ में क्यों बताई? मैं दोनों को साथ में इसलिए बताई क्योंकि जो दंतेवाड़ा शहर है वो डंकनी शंखनी नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। ठीक है। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इन दोनों से रिलेटेड ये है कि जो डंकनी शंखनी नदी है इनके संगम पर ही, मीन्स इनके संगम के स्थान पर ही दंतेश्वरी माता जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? दंतेश्वरी माता जी का मंदिर है, जो आप सभी को याद रखना है। ठीक है। डंकनी शंखनी नदी के किनारे, और ये दोनों इंद्रावती नदी की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। कैसी सहायक नदियां हैं? दक्षिणी सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी मैं आप सभी को बताई थी गुड्रा नदी के बारे में। जो गुड्रा नदी है वो इंद्रावती की कैसी सहायक नदी है? उत्तरी सहायक नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? नारायणपुर तहसील से होता है या फिर नारायणपुर जिले से होता है। आप सभी को मैप में दिखाई दे रहा होगा गुड्रा नदी, ये नारायणपुर तहसील से निकलता है और बारसूर के निकट इंद्रावती से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? इंद्रावती से। ओके फ्रेंड्स। तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट इंद्रावती की उत्तरी और दक्षिणी सहायक नदियां। आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि और छोटी छोटी जो नदियां हैं वो सब आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि इंद्रावती नदी की दक्षिणी और उत्तरी सहायक नदियां हैं, और जिनका डिटेल मुझे बताना था आप सभी को, आप सभी के एग्जाम्स के लिए, वो मैं आप सभी को बता दी हूँ। अब हम चलते हैं गोदावरी की सहायक नदियों को। जैसा कि मैं आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने के बाद बता दी थी कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से गोदावरी नदी की 2 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? इंद्रावती। और इंद्रावती के बारे में मैं आप सभी को डिटेल से अब बता दी हूँ। तो अब मैं दूसरे नदी की ओर चलती हूँ, और वो नदी कौन सी है? सबरी नदी। क्या नदी? सबरी नदी। और इस नदी को कोलाब नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नदी? कोलाब नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सबरी नदी है फ्रेंड्स,
इसका उद्गम होता है उड़ीसा से, मीन्स ये भी उड़ीसा से ही निकलती है। ठीक है, ये जो सबरी नदी है वो उड़ीसा राज्य से निकलती है और ये जो सबरी नदी है उसकी लंबाई कितनी है 173 किलोमीटर। कितनी है 173 किलोमीटर। और इस सबरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस सबरी नदी का उद्गम होता है उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले से। कहाँ से होता है? उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले से होता है। और यही सबरी नदी, कौन सी नदी फ्रेंड्स? सबरी नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है। मीन्स छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य को ये अलग करता है। कौन? सबरी नदी या फिर कोलाब नदी। तो आप दोनों नाम जरूर याद रखिए। साथ ही ये भी याद रखिए कि ये जो सबरी नदी है उसकी लंबाई 173 किलोमीटर है। कितना है फ्रेंड्स? 173 किलोमीटर है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है सबरी नदी से रिलेटेड? मैं आप सभी को जब दंडकारण्य का पठार बताई थी, जब मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन बता रही थी, तब मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि सबरी नदी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। जिसने भी दंडकारण्य पठार वाला वीडियो देखा होगा उसको याद होगा। तो मेरे बोलने से पहले आप सभी वो सोच लीजिए कि इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। ठीक है, तो अब मैं बोलने जा रही हूँ। तो सबरी नदी से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र ओनली वन रिवर है जिसमें क्या स्थित है? नाव परिवहन की सुविधा स्थित है। मीन्स इससे नाव चलती है। ठीक है, इस नदी से में नाव चलाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है। एक बार फिर से सुनिए, मैं क्या बताई आप सभी को कि सबरी नदी छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जिसमें नाव परिवहन या फिर जिसे जल परिवहन भी कहते हैं। क्या? जल परिवहन। और एकमात्र नदी है सबरी नदी जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। ओके, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ये जो सबरी नदी है फ्रेंड्स, इसके भी बालू मीन्स रेत या फिर क्या, इसे इंग्लिश में सैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंड कहते हैं। और इसके सैंड में क्या पाया जाता है? इसके सैंड या रेत या बालू में भी स्वर्ण कण पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है? स्वर्ण कण पाए जाते हैं। अब आप में से कोई ढूंढने मत चले जाना, ठीक है, क्योंकि ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसके पूरे रेत में स्वर्ण की कणें बिखरी हुई है। ये कुछ में ही मिलेगा। मीन्स बोलना चाहिए बहुत ज्यादा जब आप परिश्रम करोगे तब 1-2 मिल जाएगा। इसलिए भूल कर भी कोई सबरी नदी में नहीं जाएगा। क्या ढूंढने? बालू में स्वर्ण के कण ढूंढने। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आप सभी के लिए बाघ नदी। ठीक है, जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि गोदावरी की मुख्य सहायक नदी है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और सबरी नदी। इसके साथ ही एक और नदी है बाघ नदी। तो ये भी गोदावरी की सहायक नदी है, लेकिन ये इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली कैसे है अभी आपको जब मैं बताऊंगी तो पता चल जाएगा। पहले सुन लीजिए। ये जो बाघ नदी है फ्रेंड्स, इसका उद्गम या उत्पत्ति कुलझाड़ी पहाड़ी से होती है। कहाँ से? कुलझाड़ी पहाड़ी। और ये कुलझाड़ी पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजनांदगांव जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजनांदगांव जिले में स्थित है। यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है बाघ नदी की। लेकिन ये बाघ नदी किससे जाकर मिलती है? वेनगंगा से। और ये जो वेनगंगा है ना, ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये जो बाघ नदी है वो कैसे इनडायरेक्टली गोदावरी नदी की सहायक नदी है। क्योंकि जो बाघ नदी है वो वेनगंगा से मिलती है और जो वेनगंगा है वो गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार ये बाघ नदी भी गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। किससे रिलेटेड? गोदावरी अपवाह तंत्र से रिलेटेड। और ये जितना भी फैक्ट्स मैं आप सभी को बताई हूँ वो सभी आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी, मैं जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताई हूँ उसे आप अच्छे से याद रखिए। और फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी देखते हैं वही, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। थोड़ा कमेंट भी कर दिया कीजिए। और लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं आप सभी।
तो लाइक भी कर दिया कीजिए, और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी करने की स्वतंत्रता है भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक ही करना है। तो अब ये नहीं कि मैं डिसलाइक करने की स्वतंत्रता है बोल रही हूँ तो डिसलाइक करके निकल जाए ठीक है। तो आप सभी मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और जो भी मेरा ये वीडियो देखने वाले नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि तभी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी के एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियो वो आप सभी तक पहुँच पाएगा। कब पहुँचेगा? जब आप सभी मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए, ताकि अगर आगे कोई भी एग्ज़ाम आता है, मीन्स कोई भी वैकेंसी आती है छत्तीसगढ़ में, तो वो आपको निकालना ही है। ठीक है, ये जो टारगेट है वो रखकर आप सभी अपनी तैयारी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।